हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 9। अनु से बात करने के बाद मुरारी सड़क पार कर अपनी जीप की तरफ जाने लगा। तभी उसका फोन फिर बजा। मुरारी को लगा अनु ने फिर से फोन किया है, तो वो जीप से फोन निकालते हुए बड़बड़ाया, यार जब मिश्राइन भी जरा भी चैन नहीं है इनको, अब का। मुरारी इतना ही बोल पाया कि तभी उसके दाईं तरफ से आती बाइक लड़खड़ाई और मुरारी को टक्कर मारकर तेजी से वहां से निकल गई। बेचारा मुरारी लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा, जिससे पैर और हाथ पर चोट लग गई। अबे ससुरे अंधे हो का, देख के नहीं चला सकते? जो आजकल के लौंडों को बस बाइक दे दो हाथ में, खुद को जॉन अब्राहम समझने लगते हैं। मुरारी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन पैर में लगी चोट के कारण उठ नहीं पाया और अब मुरारी की उम्र भी होने लगी थी। दिल उसका आज भी 22 का था, पर उम्र का क्या, वो तो 50 पार कर चुकी थी ना। मुरारी ने देखा हाथ पर लगी चोट से खून भी चिलकने लगा है। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन इस वक्त कौन ही मिलता। तभी लाल रंग वाली वो बला दौड़ती हुई मुरारी के पास आई और मुरारी के पैर को हाथ लगाते हुए कहा, अरे आपको तो चोट लगी है। मुरारी ने जैसे ही सामने देखा, हैरान रह गया। ये तो वही महिला थी जिसे उस शाम मुरारी ने मार्केट में देखा था, और मुरारी के साथ साथ पूरे बनारस की नजर इस बवाल पर थी। एक पल को मुरारी भी पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो शादीशुदा है। इसलिए महिला के हाथों से अपने पैरों को दूर करते हुए कहा, अरे अरे जेका कर रही हो, हमरे पैरों को हाथ ना लगाओ। मुझे देखने तो दीजिए, देखिए ना कितना चोट लगा है आपको, खून भी बह रहा है, लाइए दिखाइए। महिला ने बहुत ही रुमानियत से कहा। ये सुनकर मुरारी के मन में एक झुरझुरी सी होने लगी। उसने तुरंत खुद को संभाला और उठते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोनो जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। मुरारी उठा, लेकिन पैर में चोट के साथ साथ मोच भी आ गई थी। शायद इसलिए जैसे ही उठा फिर लड़खड़ाया और महिला ने उसे थाम लिया। देखा, मैं कह रही थी ना चोट लगी है, यही पास में मेरा घर है, आप मेरे साथ वहां चलिए, मैं आपको मरहम पट्टी कर देती हूँ। महिला ने मुरारी को सहारा देकर आगे बढ़ते हुए कहा। बेचारा मुरारी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं, लेकिन इस वक्त वहां उस महिला और उसके अलावा कोई भी नहीं था। मुरारी उसका सहारा लेकर अपनी जीप तक आया और कहा, बहुत ही शुक्रिया, जे हमारी जीप है, हम इससे घर चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। अरे लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगी, और फिर आपके हाथ में भी तो चोट लगी है, आप हमारे साथ आइए। महिला ने मुरारी की बाह पकड़कर उसे साथ ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि महिला काफी खूबसूरत थी, मुरारी की जगह कोई और होता तो उसकी बातों में आ भी जाता, लेकिन यहाँ मुरारी ने खुद को संभाल लिया और धीरे से अपनी बाह उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, देखिए ऐसा है, अभी बज रहे हैं रात के 11 और आप हैं महिला और हम हैं पुरुष, तो इतनी रात में आपके साथ आपके घर जाना तो हुआ गलत। आपने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम घर खुद चले जाएंगे। अरे लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगे? ठीक है, मुझे बताइए आपका घर कहाँ है, मैं आपको अपनी गाड़ी से वहां छोड़ देती हूँ। महिला ने कहा। अगर जे हमको छोड़ने गई और मैगी ने हमको इनके साथ देख लिया तो इसका पता नहीं मैगी हमको कहीं का ना छोड़ेगी। नहीं नहीं मिश्रा, जे रिस्क ना ही लेना। फुलन देवी को पता चल गया भैया के घर जाने के बजाय कल भैया ही तुम्हारे अंतिम संस्कार में पहुंचे। मुरारी ने मन ही मन खुद से कहा। मुरारी को सोचते देखकर महिला ने कहा, क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए? देखिए आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूं। हैं? लड़की? मुरारी ने महिला को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, जो कि लड़की तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी। मुरारी की बात सुनकर महिला झेंप गई और कहा, मेरा मतलब मैं ऐसी औरत नहीं हूं, बस आपको परेशानी में देखा तो कहा। लगता है आप बनारस में नहीं आई हैं, वरना जे ना कहती, आप घर जाइए, हम खुद चले जाएंगे। मुरारी ने कहा तो महिला ने कुछ नहीं कहा और कुछ ही दूर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई।
मुरारी भी अपनी जीप में आ बैठा और स्टार्ट कर वहां से निकल गया। हालांकि दर्द उसे काफी हो रहा था, पर मुरारी ने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मुरारी ने जीप रोकी महिला की गाड़ी के पास और कहा, सुनिए, आइंदा से इतनी रात में किसी अकेले मर्द को मदद करने का ख्याल न लाना। काय कि हर कोई मुरारी मिश्रा नहीं होता है। चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, महिला ने कहा, लेकिन मुरारी तब तक अपनी जीप लेकर वहां से जा चुका था। महिला ने जाती हुई जीप को देखा और अपने बालों की लट को उंगली में घुमाते हुए कहने लगी, बनारस में नहीं हूं तो क्या हुआ मिश्रा जी, आपसे जान पहचान तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी उर्वशी की आंखों को एक बार जो भा जाता है वो उसे अपना बनाकर ही रहती है। मैडम चले, ड्राइवर ने आकर महिला से कहा, जिसका नाम उर्वशी था। उर्वशी गाड़ी की पिछली सीट पर आ बैठी और ड्राइवर से चलने को कहा। अगले ही पल गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। शिवम का घर रात 10 बजे। पिछले 15 मिनट से मुन्ना वंश के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठा वंश के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। थक कर मुन्ना उठा और कमरे में यहाँ वहां घूमने लगा और अगले ही पल उसके कानों में वंश के गाने की आवाज पड़ी। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने वाले आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में एक बार तो ये गाना किसी को याद करते हुए जरूर गाया होगा। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वंश के मुंह से ऐसा गाना सुनकर मुन्ना थोड़ा हैरान हुआ और फिर ऊंची आवाज में कहा, वंश, तुम बाहर आते हो या हम अंदर आ जाएं? जवाब में वंश ने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर आया। मुन्ना ने देखा वंश ने बस कमर पर सफेद तौलिया लपेट रखा था और अपने गीले बालों को हाथ से झटक रहा था। ये क्या हो गया है तुझे? ऐसे लड़कियों वाले गाने तू कब से गाने लगा? मुन्ना ने ड्रेसिंग के पास आकर कहा। क्यों, गानों पर क्या सिर्फ लड़कियों का कॉपीराइट है? और तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम्हें अब मुझसे मिलने का टाइम कहाँ? वंश ने शिकायती लहजे में मुन्ना को ताना मारते हुए कहा। माफ करना, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, इसलिए तो तुम्हें मनाने आए हैं। मुन्ना ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम चाहो तो हम तुम्हें ऐसे ही माफ कर देंगे, बस तुम्हें एक काम करना होगा। वंश ने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर मुन्ना के पास आते हुए कहा। बताओ क्या करना होगा? मुन्ना ने सहजता से कहा। मेरा बैग पैक कर दो प्लीज, वंश ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा। मुन्ना समझ गया ये उसके लिए माफी मांगने से भी ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि पैकिंग के नाम पर वंश अपना पूरा वार्डरोब जो पैक करने वाला था। मुन्ना वंश को हाँ बोल चुका था, इसलिए वंश की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, हम कर देंगे, मुन्ना ने वंश की तरफ देखकर कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ड्रेसिंग के शीशे पर लिखे शब्दों पर पड़ी। वंश की नजर भी मुन्ना पर ही थी। मुन्ना कहीं शीशे पर लिखे शब्दों को देख ना ले, सोचकर वंश एकदम से शीशे के सामने आया और अपना सर सहलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो फिर मिलके करते हैं। एक मिनट, हमें देखने दो, वहां कुछ है, मुन्ना ने वंश को साइड करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन वंश के कदम तो जैसे वहां जम ही गए थे। वह बिल्कुल नहीं हटा, उल्टा हाथ में पकड़ा तौलिया ड्रेसिंग पर डालते हुए कहा, वहां कुछ भी नहीं है। गौरी के साथ रहकर तुम भी आजकल खुद को जेम्स बॉन्ड समझने लगे हो। कहते हुए वंश मुन्ना को बिस्तर की तरफ ले आया जहां उसके कपड़े बिखरे हुए थे। अच्छा, ये सब में गौरी बीच में कहां से आ गई? मुन्ना ने वंश के साथ बिस्तर की तरफ आते हुए कहा। वंश नीचे कालीन पर बैठा और अपना बड़ा सा खाली सूटकेस खोलते हुए कहा, गौरी मेरी भाभी है, बाद में है। वो मेरी दोस्त पहले है, समझा? और मैं उसे कहीं भी ला सकता हूं। तमीज से, दोस्त पहले थी, अब वो सिर्फ तुम्हारी होने वाली भाभी है। सो उसे गौरी नहीं, गौरी भाभी कहो।
मुन्ना ने वंश के बिखरे कपड़े साइड कर बैठते हुए कहा, अच्छा बेटा, मिस गौरी, मेरा मतलब भाभी के लिए अभी से इतना पजेसिव। वंश ने मुन्ना को ताना मारते हुए कहा, हम कोई पजेसिव वजेसिव नहीं हो रहे हैं, वैसे भी कभी कभी वो हमें बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देती है। मुन्ना ने गौरी की हरकतों को याद करते हुए कहा, अच्छा क्या किया उसने? कितनी क्यूट तो है यार वो, और प्यारी भी। तू बस जब देखो तब उसकी शिकायतें ही करता रहता है। वंश ने कहा और फिर मन ही मन खुद से कहा, उस छिपकली से तो कई गुना ज्यादा अच्छी है वो, मुंबई की छिपकली। अच्छा हम शिकायत करते हैं, तुम्हें पता है कल शाम उसने क्या किया? मुन्ना ने कहा। अच्छा बताओ क्या किया? वंश ने पूछा तो मुन्ना ने उसे बीती शाम वाली सारी बातें बता दी और वंश का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते वह खांसने लगा। मुन्ना उन्हें देखा तो वह उठा और पानी का ग्लास लेकर उसे पानी पिलाते हुए कहा, आराम से वंश। अरे मैं ठीक हूँ मुन्ना, मुझे तो बस मुरारी चाचा का सोचकर हंसी आ रही है। क्या मस्त बहू मिलने वाली है उनको गौरी के रूप में। कहते हुए वंश फिर से हंसने लगा। मुन्ना जमीन से उठकर बिस्तर पर बैठा और कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? हम तो ये सोच रहे हैं शादी के बाद हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा मुन्ना, तुम और गौरी साथ में बहुत खुश रहने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही लड़की की जरूरत थी जो तुम्हें हंसा सके और तुम्हारा ख्याल रखे, और गौरी ये दोनों बहुत अच्छे से कर सकती है। सो चिल। वंश ने अपना एक शर्ट समेटते हुए कहा। मुन्ना ने देखा वंश को कैसे भी उल्टा सीधा शर्ट समेट रहा है तो उसने कहा, तुम रहने दो, ये हम कर देते हैं, तुमसे नहीं होगा। हाँ थैंक यू, वंश ने उठते हुए कहा और शर्ट मुन्ना की तरफ फेंक दी और खुद कबर्ड से अपना सामान लेने लगा। वैसे तुमने बड़ी माँ से क्यों नहीं कहा पैकिंग के लिए? मुन्ना ने बाकी कपड़े तय करते हुए कहा। अरे नहीं, तुम्हें पता भी है वो शाम से बस किचन में लगी हुई है। जब उन्हें पता चला कल सुबह मैं जा रहा हूँ तो वो बस मेरे लिए सूखे नाश्ते और न जाने क्या क्या बनाने लगी। मैंने उन्हें मना भी किया, कहा मुंबई में सब मिलता है, पर वो माँ ठहरी, मेरी कहाँ सुनेगी। जाकर देख लो, अभी भी कुछ न कुछ बना ही रही होंगी। वंश ने कुछ बैग लेकर मुन्ना की तरफ आते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि बड़ी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमसे क्या, वो तो हर किसी से बहुत प्यार करती है, हर किसी पर अपनी ममता और अपना स्नेह लुटाती है। महादेव उन्हें लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे। मुन्ना ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, अरे 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 बस करो मेरे श्रवण कुमार, मैंने माँ का नाम क्या लिया, तुम तो इमोशनल हो गए। माँ के नाम पर इमोशनल हो रहे हो, मैं दूर जा रहा हूं, इसका दुख नहीं है तुम्हें, वंश ने कहा। वंश की बात सुनकर मुन्ना के हाथ रुक गए। इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वंश मुन्ना से दूर गया हो। ऑडिशन के लिए भी पहली बार गया था, लेकिन तब मुन्ना को उम्मीद थी कि वंश जल्दी वापस आ जाएगा। पर इस बार वंश बहुत लंबे वक्त के लिए जा रहा था और मुन्ना को यह भी नहीं पता था कि वापस कब आएगा। मुन्ना वंश की शर्ट को हाथों में लेकर खामोश बैठा था और फिर कुछ देर बाद उस शर्ट को साइड में रखकर कहा, इसे हम रख लेते हैं और हमें तुम्हारे जाने का बिल्कुल दुख नहीं है और हम तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करने वाले हैं, समझी तुम? वंश ने सुना तो मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था मुन्ना झूठ बोल रहा है। वह वंश को बहुत मिस करने वाला है। वंश ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए अपना बैग जमाने लगा। वंश को मुस्कुराते देखकर मुन्ना ने पास पड़ा कुशन उस पर फेंक कर मारा और कहा, हंसो मत, हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं, गौरी से भी ज्यादा। हाँ पता है मुझे, मैं तो बस तुझे छेड़ रहा था, वंश ने कहा तो मुन्ना प्यार से उसे देखने लगा और बीते वक्त के बारे में सोचने लगा। उसे महसूस हुआ वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। अगले ही पल मुन्ना का फोन बजा। वंश ने देखा गौरी का फोन है तो उसने फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया और कहा, हेलो गौरी भाभी, मैं और मुन्ना अभी आप ही की बातें कर रहे थे। हैं? क्या सच में? और ये गौरी भाभी क्या है? तुम मुझे गौरी बुला सकते हो, गौरी ने कहा। वही तो, मैंने भी कहा कुछ देर पहले मुन्ना से कि मैं तुम्हें गौरी बुला सकता हूँ, लेकिन आपके मिस्टर हस्बैंड तो गुस्सा हो गए, इसलिए मुझे आपको भाभी बुलाना पड़ रहा है। कहीं गुस्से में आकर इसने मेरा फोन सर पर मार दिया तो?
अभी मेरी उम्र ही क्या है, वंश ने नौटंकी करते हुए कहा। क्या क्या मुन्ना ने ऐसा कहा? गौरी ने हैरानी से कहा। गौरी, तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? मुन्ना वंश के बोलने से पहले ही पूछ लेता है। तुम कितने अनरोमांटिक हो मान, क्या मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती? गौरी ने गुस्सा होकर कहा। हाँ मान, तुम कितने अनरोमांटिक हो, क्या बेचारी गौरी तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती? हाँ बोलो, वंश ने गौरी की नकल करते हुए कहा। बेचारा मुन्ना गौरी और वंश के बीच फंस गया और जैसे ही फोन को लाउडस्पीकर से हटाना चाहा, वंश ने नामे गर्दन हिलाते हुए उसे घूरा। मुन्ना को रुकना पड़ा। देखा वंश, ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। इससे अच्छा तो मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता और तुमसे शादी कर ली होती, गौरी ने मुन्ना से नाराज होते हुए कहा। हालांकि वंश के साथ मिलकर वह भी बस मुन्ना के मजे ले रही थी। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो मैं तैयार हूँ, तुम हाँ बोल सकती हो, वंश ने मुन्ना को देखकर कहा। हाँ क्या सच में? गौरी ने ऐसे खुश होकर कहा जैसे वो वंश के इसी जवाब के इंतजार में हो। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और तुम, क्या कहा तुमने? अभी भी तैयार हो? गौरी के मुंह से हाँ सुननी है तुम्हें? रुको, हम सुनाते हैं, कहते हुए मुन्ना वंश के पीछे भागने लगा। कॉल चालू था और उस भागम भाग में गौरी को सुन रहा था। अरे मुन्ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे सच में मुझे गौरी नहीं चाहिए, मेरे भाई उस बवाल को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी। गौरी मेरी भाभी है और हमेशा मेरी भाभी ही रहेगी, वंश ने मुन्ना के आगे भागते हुए कहा, लेकिन अंत में हार मान ली। उसके पीछे भागते हुए मुन्ना ने उसे पकड़कर बिस्तर पर गिराया और कहा, अगर आइंदा से तुमने ऐसा कहा ना, हम जान ले लेंगे तुम्हारी। गौरी सिर्फ हमारी है। हाँ बाबा ठीक है, गौरी सिर्फ तुम्हारी है, अब छोड़, मुझे सांस नहीं आ रहा है, वंश ने कहा तो मुन्ना उसे छोड़कर साइड हो गया। वहीं उसके बगल में लेटकर फोन कान से लगाते हुए कहा, हेलो, हाँ गौरी शर्मा, अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? हम प्यार नहीं करते तुमसे? गौरी को तो जैसे होश ही नहीं था। कुछ देर पहले ही मुन्ना के कहे शब्द गौरी सिर्फ हमारी है अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। वह तो किसी बुत की तरह फोन कान से लगाए बस बैठी थी। हेलो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। गौरी, गौरी कुछ बोलोगी भी या नहीं? मुन्ना ने कहा। आई लव यू, गौरी ने धीमे स्वर में कहा, जिसे सुनकर मुन्ना का दिल धड़क उठा और वह कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर से कहो, मुन्ना ने कहा। आई लव यू, गौरी ने इस बार थोड़ा प्यार से कहा, जिसे सुनकर तो मुन्ना के दिल के तार ही झंझना उठे और उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं और वंश बस तुम्हें परेशान कर रहे थे। गौरी शर्मा सिर्फ मान मिश्रा की है, हर उसी की रहेगी, गौरी ने कहा। हम जानते हैं, हमें बुरा नहीं लगा, हम तुमसे कल बात करें। देखो बुरा मत मानना, वंश कल मुंबई जा रहा है और हम बस जाने से पहले उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। आई होप तुम समझ रही हो हम क्या कहना। मुन्ना ने इतना ही कहा कि गौरी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे तुम भी ना मान, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आई नो वंश तुम्हारे कितना करीब है और अभी तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। मेरे साथ तो तुम जिंदगी भर रहने वाले हो, मजे करो। उससे बात तो, वंश ने सुना तो कहा। उससे मुन्ना का गौरी को इस तरह इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुन्ना ने हाथ आगे कर उसे रोक दिया और गौरी से कहा, तो हम फोन रख दें? हाँ लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए, गौरी ने कहा। इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? मुन्ना ने पूछा। वही, अरे समझ जाओ ना, मुझे क्या तुम्हें हर बात कहकर बतानी पड़ेगी, गौरी ने धीमी आवाज में कुनमुनाते हुए कहा। हम अभी भी नहीं समझे हैं गौरी शर्मा, तुम्हें क्या चाहिए, मुन्ना ने असमझ की स्थिति में कहा। लेकिन वंश समझ गया गौरी को मुन्ना से क्या चाहिए था, इसलिए वह दबी सी हंसी हंसने लगा।
वही जो कल मैंने गलती से तुम्हारे पापा को दी थी। फोन रखने से पहले हमें एक किस चाहिए, गौरी ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। मुन्ना ने सुना तो खांसने लगा और कहा, गौरी हम वंश के साथ हैं, हम सुबह फोन करते हैं। नहीं, पहले किस दो फिर फोन रखो। गौरी जिद पर अड़ गई। बेचारा मुन्ना, उसने बेचारगी से वंश को देखा तो वंश ने उठते हुए कहा, दे दो, वैसे भी एक किस बड़ी बात नहीं है। मुन्ना ने सुना तो उसे और ज्यादा शर्म आने लगी। अब तो वंश को भी पता था कि गौरी मुन्ना से फोन पर क्या मांग रही थी। मुन्ना को चुप देखकर वंश कमरे की खिड़की के पास चला गया और खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए कहा, दे दो मुन्ना, इतना प्यार करने वाली लड़की किस्मत से मिलती है, वरना हमें देख लो, ना किस अच्छा मिला ना किस्मत। मुन्ना ने सुना तो धीरे से गौरी को एक किस दिया और फोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल वंश की कही बात उसके कानों में फिर रिवाइंड हुई और उसने कहा, अभी क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वंश अपने दोनों हाथों को बांधकर खिड़की से पीठ लगाते हुए खड़ा हो गया और मुन्ना बिस्तर पर बैठा बस उसे ही देख रहा था। खिड़की के पास खड़ा वंश आज वंश नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में एक खालीपन था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 9। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए मैं तेरी हीर। हर हर महादेव।